गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम लोग गैस स्टेट का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग टोटल गैस के लॉ को पढ़ लिए थे, मेजरमेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए थे गैसेस का, गैस के लॉ को डिस्कशन कर चुके थे। देन हम लोग उसको पढ़े थे गैसेस क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर हम लोग पढ़े थे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देन हम लोग पढ़े थे डिफ्यूज़न, जिसमें से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न पढ़े थे। कुछ पिछले केसेस में हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे और आज कुछ हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। देन हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन 10 लीटर सिलेंडर। हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना है इन 10 लीटर सिलेंडर विच कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम, 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। एक आपका सिलेंडर है जिसमें आपका हीलियम है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ गैसेज है और ये नॉन रिएक्टिव है, हमारा नहीं रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स हम लोग इस केस में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं और हम लोग को टोटल प्रेशर निकालना है। तो मैं आपको बताया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग कि टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ ऑल प्रेशर्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तीनों के सम के बराबर में होगा। पिछले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ चुके थे। नाउ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV = nRT। दैट मीन्स प्रेशर ऑफ एनी गैस को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई वॉट, वॉल्यूम। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, यही होगा। दैट मीन्स तो प्रेशर ऑफ हीलियम को लिख सकते हैं मोल ऑफ हीलियम इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तीनों गैस हमारे एक ही कंटेनर में, एक ही सिलेंडर में रखा हुआ है, तो वॉल्यूम तीनों के लिए सेम होगा। टेम्परेचर तीनों के लिए सेम है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो ऐसे भी सेम ही होगा। प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। एंड सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ नाइट्रोजन इंटू R इंटू T अपॉन टोटल वॉल्यूम। क्लियर? नाउ इस केस में हम लोग RT अपॉन V को कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बच गया, मोल ऑफ हीलियम प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन। राइट, ठीक है। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा। R का वैल्यू आप पुट कर दो 0.0821, क्योंकि हमारा किस चीज़ में है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ लीटर में, तो हम लोग वही पुट कर देंगे ATM लीटर वाला, इंटू टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 300 केल्विन, अपॉन वॉल्यूम हमारा कितना दे दिया 10 लीटर, इंटू मोल की अगर बात करें तो मोल ऑफ हीलियम दैट विल बी द वेट ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हीलियम। वेट ऑफ हीलियम इज हाउ मच, तो 0.4, मोलर मास विल बी 4, प्लस मोल ऑफ सोडियम दैट इज वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड मोल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। वेट ऑफ ऑक्सीजन इज हाउ मच 1.6 और मोलर मास O2 का कितना होगा 32, प्लस इसका तो वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 1.4 एंड मोलर वेट इसका कितना हो जाएगा 28। राइट, सॉल्व कर लेंगे इसको, 10 से 10 कैंसल, दैट इज बेसिकली 0.0821 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.1 टाइम्स में, इसमें हमारा डेसिमल है तो इधर 0 कर देंगे, ये 20 टाइम्स में तो 1/20 दैट मीन्स 0.05 टाइम्स। राइट, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.05 टाइम्स। राइट, अब यहाँ हमारा 28, तो इसको में फिर से 0 कर देंगे तो इट इज़ 20 दैट मीन 0.05। तो ये कितना आ गया इंटू 0.1, 0.05 और 0.05 दैट इज 0.1 और 0.1 दैट इज मीन्स कितना आ गया 0.2। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे इधर में एक 0 है तो एक 0 को इस तरफ आप कर दो, ये 3 2 जहाँ हो गया कितना हम 6, तो 6 1 जा 6, राइट, 6 2 जा 12 1 एंड 6 8 जा 48 1 49। राइट, डेसिमल की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 0.4920 हम लोग ATM लीटर में लिए थे, तो प्रेशर किस चीज़ में आ गया ATM में, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ATM। राइट, ये हो गया हमारा। ऑल्सो कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, दैट इज टोटल प्रेशर इज 0.5 ATM इंटू मोल फ्रैक्शन अगर निकालेंगे दैट इज मोल ऑफ हीलियम। मोल ऑफ हीलियम कितना आ गया था 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो 0.1 और 0.1 कितना 0.2, दैट इज 1/2। इससे ये कट जाएगा, ये डेसिमल कर देगा 10 टाइम्स 2.25 दैट इज 0.225 ATM। ये किसकी वजह से आ गया, सिर्फ हीलियम की वजह से आ गया। राइट, होप आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो इस टाइप से हम लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, ठीक है। हम लोग 0.5 ही कंसिडर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 ATM।
ठीक, कैलकुलेशन आप चेक करोगे, कैलकुलेशन एरर कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 32 डिग्री सेल्सियस इज 1350 ml। कहने का मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, एक हमारा इस टाइप से बीकर है, इसमें यहाँ पे हमारा वाटर है और इसके ऊपर जो गैस है उसका वॉल्यूम दिया हुआ 1350 ml, राइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1350 ml, राइट, ठीक है, दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब ये इनिशियल वॉल्यूम है तो V1 मान लेते हैं, V2 अपने को कैलकुलेट करना है, तो V2 का वैल्यू क्या होगा व्हेन ड्राइड एट STP, मतलब यहाँ जो हमारा गैस है उसको हम लोग ड्राई कर देते हैं। अभी हमारा ड्राई गैस नहीं है, क्यों नहीं है ड्राई गैस, क्योंकि यहाँ पे गैस भी होगा, साथ में हम लोग वाटर भी ले रखे हैं, तो वाटर भी इवेपोरेट होकर के उसमें आ गया होगा, तो वाटर वेपर के फॉर्म में, मतलब जो यहाँ पे गैस होगा वो दो गैस होगा, एक तो वो गैस जो है सो है ही, साथ में हमारा वाटर वेपर भी, वो तो गैसीय स्टेट में होगा, तो दोनों हो गया हमारा, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस 35.7 mm ऑफ Hg, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज vapor pressure of water, that means vapor pressure of H2O it will be equal to how much, that is equal to basically 35.7 mm of Hg, right, clear। ये दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन ड्राइड एट STP, जब हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग उसको ड्राई कर दे रहे हैं तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमारा कोई भी गैस होता है तो STP, इस पे प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 1 atm, दैट मीन्स प्रेशर इज 1 atm, दैट मीन्स कहने का ये मतलब हो गया कि प्रेशर 1 atm है, दैट मीन्स कितना मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। कितना mm ऑफ Hg हो जाएगा हमारा 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है कुछ चीज़ मिसिंग है आपका, एक मिनट। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 32, वॉल्यूम तो हमारा दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन ड्राइड, ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ आपका ये गैस और इसका वाटर पेपर का मिक्सचर का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को प्रेशर नहीं दिया कि उस टाइम पे हमारा प्रेशर कितना है, ना तो प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है, ना ही प्रेशर ऑफ हमारा क्या दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर दिया हुआ है। ये तो ठीक है कि यहाँ पे ये मिक्सचर होगा गैस और वाटर पेपर। एक बार क्वेश्चन को मैच करने दीजिए। हाँ, द टोटल द वॉल्यूम ऑफ ए गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 32 डिग्री सेल्सियस एंड 740 mm, वो यहाँ पे दिया हुआ है, एंड 740, वही मेरे को लग रहा था मिसिंग है कुछ, एंड 740 mm of Hg is 1350 ml, 740 mm of Hg is 1350, what will be the volume of the gas when dried up, ठीक है। हाँ अब देखिए, हाँ कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम था इधर में, यहाँ इसका हमारा 1350 और उस टाइम में टोटल प्रेशर है वो कितना दे दिया है 740 mm ऑफ Hg। अब देखिए यहाँ पे गैस कौन कौन सा प्रेजेंट है हमारा, तो एक तो जो गैस हमारा दिया हुआ है सो है ही, साथ में वाटर का वाटर वेपर भी प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स द टोटल प्रेशर ऑफ एयर PT इट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस प्लस वेपर प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ वाटर, प्रेशर ऑफ H2O। अरे होगा या नहीं होगा, जबकि अगर हम लोग इसको ड्राई कर देंगे तो वाटर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वाटर वेपर का कोई भी फॉर्म नहीं होगा, दैट मीन उसकी वजह से जीरो हो जाएगा। तो पहले तो इनिशियल में हम लोग चेक करते हैं कि गैस का प्रेशर वहाँ पे है कितना हमारा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इस केस में, तो हम लोग अगर प्रेशर ड्यू टू सिर्फ गैस निकालने की कोशिश करें तो इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ H2O, राइट। टोटल प्रेशर इज 740 mm of Hg माइनस प्रेशर ऑफ H2O दैट इज 35.7 mm of Hg, दैट इज 35.7 mm of Hg। इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 0.7 का 0.7 रह गया, इट विल बी 0.5, यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया 3, तो दैट इज 0, 705.7 mm of Hg, दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इनिशियल में हम लोगों को गैस का प्रेशर मिल गया कितना है हमारा, तो इनिशियल में गैस का प्रेशर हमारा निकल गया 705.7 mm of Hg। अब बाद में जब इसको हम लोग ड्राई कर देंगे दैट मीन्स वहाँ पे हमारा वाटर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस ही होगा, ठीक है। और उस केस में हमारा चलिए तो ड्राइड एट STP, तो हम लोग को निकालना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम। तो गैस इनिशियल में, तो इनिशियल गैस का प्रेशर कितना हो गया, तो P1 का वैल्यू हो गया जो हम लोग निकाले अभी 705 mm of 0.7 mm of Hg,
ठीक है। और इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना था, तो वॉल्यूम था हमारा 1350 ml, ठीक है। फाइनल प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, तो P फाइनल या P2 इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो फाइनल प्रेशर हमारा बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ड्राई अप हो गया है। ड्राई अप कहने का मतलब ये है कि अब वहाँ पे वाटर का अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है। और किस कंडीशन पे हमारा है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू होता है कितना है, तो प्रेशर का वैल्यू होता है दैट मीन्स 1 atm। 1 atm मतलब कितना mm ऑफ Hg, दैट इज 760 mm ऑफ Hg। मतलब बाद वाला हमारा STP पे है, मतलब फाइनल प्रेशर P2 का वैल्यू क्या दे दिया है, 760 mm ऑफ Hg। और V2 हम लोग को फाइंड करने को है। टेम्परेचर हमारा सेम ही है दैट मीन्स, और गैस भी हमारा सेम ही है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि P1V1 इट इज इक्वल टू P2V2। ये हमारा बॉयल्स लॉ के थ्रू ये हमारा एक्सप्रेशन आया था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो गैस भी वही है, टेम्परेचर भी वही है। नाउ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग P1 दैट इज इक्वल टू 70। अब इसको पुट कर दोगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे P1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, V1 का वैल्यू दिया हुआ है, P2 का वैल्यू यहाँ पे आप निकल नहीं गया, V2 का वैल्यू तो आपको उतना ml में आ जाएगा, क्योंकि V1 का वैल्यू भी ml में ही दिया हुआ है, राइट। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 लगाए हैं वो एक पार्टिकुलर गैस के लिए लगाए हैं, ठीक है, ये जो कि शुरुआत में इतने प्रेशर पे था और बाद में STP पे चला गया था, राइट। Now the next question, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ NH3, एक 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ NH3 इज 100 ml। डिफ्यूजेस थ्रू अ पिन होल इन 32.5 सेकेंड, देन टाइम ऑफ डिफ्यूजन इसके लिए दिया हुआ है 32.5 सेकेंड, किसके लिए, NH3 के लिए। हाउ मच टाइम विल 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ N2 दैट इज 60 सेंटीमीटर क्यूब दैट मीन्स 60 ml। और इसके लिए टाइम का वैल्यू T' मान लेते हैं, वो पता नहीं, अपने को निकालना है। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों केस में फिक्स है, तो NH3 का 100 ml इतने सेकंड में हमारा क्या हो जा रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है एक पिन होल के थ्रू, मतलब एक होल के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। अच्छा डिफ्यूज है तो मिक्स हो रहा है दैट मीन, तो उतना हमारा कितना टाइम लगेगा 60 ml N2 को मतलब डिफ्यूज होने के लिए, जब हमारा टेम्परेचर और क्या चीज़ है, प्रेशर दोनों क्या चीज़ है, कांस्टेंट। तो पहले तो हम लोग क्या चीज़ निकालेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मतलब ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू N2। तो अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन या फिर मोल डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। नाउ वॉल्यूम डिफ्यूज, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज, 100 अपॉन टाइम टेकन दैट इज 32.5। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 दैट इज वॉल्यूम डिफ्यूज दैट इज 60, टाइम टेकन पता नहीं अपन को, तो T' हम लोग मान चुके करके चले। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर इन दोनों का रेशियो निकालें 1 को 2 से डिवाइड करके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2 इट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 32.5, और इधर में हमारा T' ऊपर चला गया और ये हो गया 60। एनी कन्फ्यूजन, नो सर। ये तो वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया, साथ में जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है तो हम लोग उसके मोलर मास के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जब टेम्परेचर प्रेशर फिक्स था तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हमारा मोलर वेट होता था कि नहीं होता था, तो उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हमारा निकल जाएगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर फिक्स नहीं रहता तो उसमें टेम्परेचर प्रेशर वाला भी हम लोग टर्म को कंसीडर करते हैं, लेकिन फिक्स बोल दिया तो उसको टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2, अगर मोलर वेट के टर्म्स में देखेंगे तो ये हमारा जो ऊपर रहता है उसका नीचे आ जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स द मोलर वेट ऑफ N2 विथ रिस्पेक्ट टू द मोलर वेट ऑफ NH3, अरे होगा या नहीं होगा, दैट मीन्स का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट N2 दैट मीन्स 14 28 राइट, और NH3 दैट मीन्स यहाँ पे 14 प्लस 3 कितना हो गया हमारा 17 राइट, तो अंडर रूट 28/17, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 विथ रिस्पेक्ट टू N2 है, ये भी NH3 विथ रिस्पेक्ट टू N2, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो इसको हम लोग इक्वल टू कर सकते हैं अंडर रूट 28/17, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से T' का वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ से निकालें हम लोग T' का वैल्यू दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे T' बाकी सारा उधर चला जाएगा, तो T' विल बी इक्वल टू अंडर रूट 28/17 मल्टीप्लाइड बाई 60 इंटू 32.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा T' इतना सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर, होप आपका क्वेश्चन समझ में आई होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए 4:1 मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड CH4 इज कंटेन्ड इन अ वेसल एट 20 बार। मतलब वेसल का भी हमारा प्रेशर, बार मतलब प्रेशर दिया हुआ है, दैट मीन्स टोटल बार, हमारा टोटल प्रेशर दिया हुआ है कितना 20 बार। उसमें कौन कौन सा है हमारा हीलियम और CH4 दोनों गैस हैं। ड्यू टू होल इन द मिक्सचर द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। एक होल होने की वजह से वो जो मिक्सचर जिसमें एक कंटेनर जिसमें हमारा दोनों गैस रखा हुआ है वो लीक करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट इनिशियली। तो शुरुआत में हमारा कितना कंपोजिशन मतलब कितना अमाउंट हमारा हीलियम और CH4 का इफ्यूज़ हो रहा होगा। सो जैसे एक ये बीकर है, कहने का ये मतलब हो गया, इसमें आपका हीलियम भी है और CH4 भी है, इसमें एक हमारा पिन होल हो गया जिससे हमारा गैस लीक करना स्टार्ट कर दिया। तो इनिशियल में इसके इफ्यूज़न का कंपोजिशन क्या होगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ He हीलियम विद रिस्पेक्ट टू CH4 मीथेन हमारा क्या हो रहा है इफ्यूज़ हो रहा है। ठीक है, नाउ अब देखिए इस केस में हमारा क्या चीज़ है, तो इस टाइप से हमारा दे चुका है। अब देखिए हमारा मोल का रेशियो दिया हुआ है कि मोल का रेशियो कि मोल ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CH4 दैट इज़ 4:1, राइट। तो 4:1। नाउ अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा क्या होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के कैसा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। दैट मीन्स अगर मोल का रेशियो ये है, दैट मीन्स प्रेशर का भी रेशियो ये होगा। तो प्रेशर ऑफ हीलियम विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर ऑफ CH4 दैट विल इक्वल टू 4/1। एनी कन्फ्यूजन? नो सर, हमारा कितना होना चाहिए, यही होना चाहिए, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ CH4 अगर मोलर वेट के टर्म्स में देखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट मोलर वेट ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट मोलर वेट ऑफ हीलियम। सिंस यहाँ प्रेशर का भी चेंज हमारा हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर का चेंज हो रहा है तो हम लोग प्रेशर भी कंसीडर करेंगे। प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4। तो प्रेशर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 दैट इज 4:1। इट इज अंडर रूट मोलर वेट ऑफ CH4, तो ये हो गया 12 + 4 दैट इज 16 और हीलियम का कितना हो गया 4, तो ये आ गया 4 दैट मीन्स 4/1 × 2 अंडर रूट 4 is 2 दैट मीन्स ये हो गया 8, राइट। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इट इज इक्वल टू 8:1, ये आ गया। बट हम लोगों से रेट तो नहीं पूछ रहा था, हम लोगों से क्या पूछ रहा था, कॉम्पोजिशन। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x अमाउंट ऑफ हीलियम एंड y अमाउंट ऑफ CH4 इज इफ्यूज्ड इनिशियली। शुरुआत में मान लेते हैं कि x अमाउंट हीलियम का और y अमाउंट हमारा CH4 का इफ्यूज हुआ है। नाउ अगर हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम लिखें तो अमाउंट ऑफ हीलियम दैट इज x अपॉन टाइम टेकन t, राइट। अगर हम लोग रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NH3 नहीं CH4 लिखें तो अमाउंट ऑफ CH4 इफ्यूज दैट इज y अपॉन टाइम t। दोनों तो हमारा सेम ही टाइम में इफ्यूज हुआ है। अगर इन दोनों का रेशियो लें तो RHE डिवाइडेड बाई RCH4 इट इज इक्वल टू x अपॉन t और यहाँ पे हमारा t ऊपर चला जाएगा, y नीचे, t से t कैंसिल, दैट इज रेशियो कितना आ गया x अपॉन y। x क्या है अमाउंट ऑफ हीलियम जो इफ्यूज किया है, y क्या है अमाउंट ऑफ CH4 जो इफ्यूज किया हमारा वही है। नाउ रेट हमारा x अपॉन y के बराबर में और रेट कितने के वैल्यू के बराबर में है 8:1, दैट मीन्स x अपॉन y का भी वैल्यू कितने के बराबर में आएगा 8:1 और x अपॉन y x अमाउंट y अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कॉम्पोजिशन जो इफ्यूज हो रहा है वो कितने के रेशियो में इफ्यूज हो रहा है 8:1, राइट। तो होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमको पूरे गैस के बारे में बताता है कि गैस एक्चुअल में है क्या, किस टाइप से क्या है। तो उसका कुछ पोस्टुलेट्स है जिसको हम लोग देख रहे हैं। पहला है कि गैस इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जहाँ भी गैस होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके बाद है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब जिस भी कंटेनर में आप गैस को रख रहे हो उस कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, वो बिल्कुल भी वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। जैसे इस रूम में अगर हमारा गैस में है हमारा प्रेजेंट, तो इस रूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में एक गैस का मॉलिक्यूल का हमारा जो ये टोटल गैस का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल नहीं के बराबर होगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, राइट।
थर्ड वन इज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन रैपिड मोशन। जो भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी स्पीड से हमेशा मूव करते रहते हैं। वो इस वजह से मूव करते हैं क्योंकि दो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग नहीं रहा होता है, तो आसानी से काफ़ी स्पीड से मूव कर सकते हैं। अगर हमारा कोई भी चीज़ का स्पीड स्लो तभी होगा जब उसको कोई अट्रैक्ट करने वाला फोर्स रहेगा, तभी तो उसको मूव करने नहीं देगा, तो उसको साथ में लेकर के उसको मूव करना पड़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है तो आसानी से गैस का मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्पीड से मूव करता है। ठीक है, तो दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन रैपिड मोशन, दैट मीन्स देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वन इज प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद द वॉल। जिसमें मतलब गैस के का जो प्रेशर होता है, हम लोग तो गैस इतने प्रेशर पे उतने प्रेशर पे है, तो जो भी प्रेशर हमारा गैस का होता है वो इस वजह से होता है कि वॉल ऑफ कंटेनर से, जिस भी कंटेनर, जैसे इस रूम में है, इस रूम के वॉल से वो टकरा करके जितना फोर्स क्रिएट करेगा, इस पर जाकर कोलाइड होगा तो फोर्स क्रिएट करेगा, एंड फोर्स पेनिट्रेट एरिया इज बेसिकली प्रेशर, दैट इज द प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो खुद के कोलिजन के, खुद में टकरा करके कभी वो प्रेशर को क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो प्रेशर होता है वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखे होते हैं उसके वॉल से टकराने की वजह से उसके प्रेशर को काउंट किया जाता है हम लोग, राइट। द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी। जो भी गैस का मॉलिक्यूल्स हमारा वॉल से टकराता है, कोलाइड करता है, तो वो जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। पढ़े होगे दो टाइप के कोलिजन, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन मतलब कि देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी, उसके इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जिस स्पीड से आप वेगोगे बाउंस बैक उसी स्पीड से करेगा चीज़ें। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन दैट मीन्स देयर इज अ क्या चाहिए हमारा देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी का हमारा लॉस हो जाएगा, राइट। तो गैस का मॉलिक्यूल्स का वॉल पे जो हमारा कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। नाउ एंड द नेक्स्ट वन इज, तो एक तो ये भी ध्यान में रखना है कि देयर इज नो एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। और लास्ट है हमारा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv², दैट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब आप क्या कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे कंटेनर का, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो अपने आप वो उसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगा हमारा, इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन सारे इक्वेशन को कंबाइन करके हम लोग गैस के लिए एक इक्वेशन को फॉर्म, सारे पोस्टलेट्स को कंबाइन करके गैस के लिए एक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। दैट इक्वेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। वही हमारा क्या चीज़ है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है, राइट। ये हमारा क्या है, ये इक्वेशन कि पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mnc/m², वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V is the volume of the container in which gas is kept, 3 is constant, small m is the mass of a gas molecule, एक गैस मॉलिक्यूल का मास, कैपिटल N is the number of molecules, कि गैस मॉलिक्यूल की उस कंटेनर में कितने हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड CRMS इज बेसिकली कॉल्ड एज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है। दैट इज एक वेलोसिटी है हमारा गैस का, वेलोसिटी हम लोग डिनोट कर देखें किस चीज़ से, CRMS। 3 टाइप का वेलोसिटी होता है जो कि इधर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 mnc/m² इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन प्रोपोज्ड बाय बेसिकली मैक्सवेल। जो भी आइडियल गैस होते हैं ये सारे इस इक्वेशन को फॉलो हमेशा करते हैं, राइट। अब देखिए अगर हम लोग 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में हमारा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर में हो जाएगा, अवोगाड्रो नंबर। और 1 मोल का हमारा जो मास होता है दैट मास इज बेसिकली मोलर मास, तो m × n ये हमारा टोटल मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। m इज द मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल एंड n इज द नंबर दैट इज द टोटल मास। तो उस केस में जैसे ही 1 मोल होगा तो टोटल मास हमारा कितना के बराबर में हो जाएगा, मोलर मास के बराबर में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन किस चीज में कन्वर्ट कर जाएगा, PV इज इक्वल्स टू mCRMS², वेयर m इज द मोलर मास ऑफ दैट गैस। मोलर मास दैट मीन्स 1 मोल का मास, राइट। अगर 5 मोल्स होगा तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, राइट। नेक्स्ट वन इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। देखिए गैस जिस भी कंटेनर में रखा होता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी एक स्मॉल बॉक्स में हमारा गैस रखा हुआ है, उसमें अगर 1000 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं होगा कि 1000 गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे के सारे इक्वल सेम वेलोसिटी से मूव करें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि कुछ क्या होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जो कंटेनर के सेंटर में होंगे तो वो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल से टकरा रहे होंगे तो उनका वेलोसिटी कुछ और होगा। जबकि जो अगर कोई साइड में होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वॉल से टकरा रहे होंगे, कभी कभी बीच के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबका कोलिजन डिफरेंट टाइप का है, सबका कोलिजन का टाइमिंग भी अलग अलग है। कोई तुरंत कोलाइड कर जा रहा है, कोई ज़्यादा वेलोसिटी से कोई कर रहा है, कोई कम वेलोसिटी से कर रहा है। तो सारे का वेलोसिटी कभी भी इक्वल होने वाला नहीं है, राइट।
तो इसलिए हम लोग एक एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं बता सकते हैं कि इस कंटेनर में जितने भी गैस है सबका वेलोसिटी यही इससे फिक्स्ड होगा, इसलिए हम लोग वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, बट उसके वेलोसिटी का कर्व हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कि इसी रेंज में हमारा वेलोसिटी लाई करेगा। और वो जब कर्व प्लॉट किए किसी गैस के लिए, इसमें से ये वाई एक्सिस पे हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द गैस, राइट। तो जब वो इसको प्लॉट किए, मतलब हर गैस के लिए वेलोसिटी निकालते गए तो इस टाइप का कर्व आया। ये कर्व बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारा हो गया ये वेलोसिटी, ये मतलब ये लो रीजन ऑफ वेलोसिटी हो गया, मतलब यहाँ पे लो वेलोसिटी। इस रीजन में हमारा क्या चीज़ है, वेलोसिटी काफ़ी हाई है, और इस रीजन में वेलोसिटी हमारा मॉडरेट है, नॉर्मल है, क्योंकि इसी पे हम लोग वेलोसिटी को प्लॉट करें। तो लो वेलोसिटी से मूव करने वाला गैस का मॉलिक्यूल्स देखिए काफ़ी कम है, इतना ही। जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो लो वेलोसिटी से मूव करने वाले सिर्फ इतना ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हाई वेलोसिटी से भी मूव करने वाले सिर्फ इतना ही गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी से मूव करने वाले मतलब मॉडरेट वेलोसिटी से मूव करने वाले काफ़ी ज़्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो किसी भी कंटेनर में अगर गैस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी भी रखा हुआ है, तो उस केस में लोअर वेलोसिटी से मूव करने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं, हाइयर वेलोसिटी से भी मूव करने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम होते हैं, जबकि मॉडरेट वेलोसिटी से मूव करने वाले गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हमारा हाई होता है, राइट। वही आपका लिखा हुआ है, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स मूव विद द स्मॉलर वेलोसिटी, very few molecules travel with very high velocity, whereas larger number of molecules travel with the moderate velocity, right? Clear? नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर स्पीड, कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर स्पीड का क्या होगा। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यहाँ पे mv² वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेलोसिटी तो बढ़ने वाला है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है भाई। तो अब देखिए, मान लीजिए कि शुरुआत में गैस हमारा इस टेम्परेचर T1 पे है, तो कर्व हमारा ये है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर T2 हो जाएगा, तो टेम्परेचर T2 जैसे ही हुआ और T2 इज ग्रेटर दैन T1, मतलब टेम्परेचर मैंने रेस कर दिया, अब टेम्परेचर रेस किया, तो जो भी लोअर वेलोसिटी से मूव करने वाला होगा उसका स्पीड बढ़ गया, तो वो मॉडरेट वेलोसिटी में चला गया। जो मॉडरेट वेलोसिटी से मूव करने वाला होगा उसका और थोड़ा सा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो वो हाई वाले में चला जाएगा। तो देखिए मॉडरेट वाला शिफ्ट करके हाई वाले में चला गया। पहले मॉडरेट वाला इस टाइप से थिन था कर्व, अब देखिए मॉडरेट वाला का हमारा रेंज बढ़ गया, क्योंकि मॉडरेट वाला कुछ तो हाई वाले में भी चला गया, साथ में लोअर वाला भी किधर में आ गया, बीच में हमारा मॉडरेट वाले में, इस वजह से। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का कर्व हमारा नीचे आ गया। पहले हमारा इतना ज़्यादा हमारा गैस का मॉलिक्यूल मॉडरेट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब इतना ही गैस का मॉलिक्यूल्स हमारा मॉडरेट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस वजह से कर्व आया है, क्योंकि मॉडरेट वाला किस में चला गया, हाई में। तो पहले हाई वाले का वेलोसिटी का कर्व यहाँ नीचे तक था, अब हमारा ऊपर तक हो गया, मतलब उसका वेलोसिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया। तो इधर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा तो इधर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटेगा ना, तभी तो हमारा ओवरऑल पहले वाले कर्व में और सेकंड वाले कर्व में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, गैस का इक्वल, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसमें गैस का मॉलिक्यूल थोड़ी चेंज कर जाएगा, वो तो इक्वल ही रहेगा। दैट मीन्स बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, द गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ लोअर वेलोसिटी शिफ्ट्स टू द मॉडरेट वेलोसिटी, द गैस मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ मॉडरेट वेलोसिटी शिफ्ट्स टू द हायर वेलोसिटी। और इसी की वजह से जो हमारा ये वेलोसिटी है, जो इस मैक्सिमम वेलोसिटी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना ही आ गया। हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है हमारा, इस वजह से कर जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नंबर डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से डिक्रीज कर जाता है क्योंकि कुछ जो पहले मॉडरेट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे वो किस चीज़ में चले गए, हमारे रीजन में, हाई वेलोसिटी वाले रीजन में, ठीक है। और कर्व दोनों का हमारा इक्वल होना चाहिए। तो जब कर्व जैसे ही ब्रॉड होगा तो कर्व का अपने आप हाइट डाउन होगा, तभी तो हमारा एरिया इक्वल होगा। कि कर्व हमारा पहले थिन था, अब ब्रॉड हो गया और हाइट वही रह जाएगा, दैट मीन्स एरिया इंक्रीज कर गया ना, राइट। एरिया को इंक्रीज नहीं करने देना है क्योंकि एरिया रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, जो कि चेंज करने वाला है नहीं, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, कि मॉलिक्यूलर स्पीड कितने टाइप का होता है। देन फर्स्ट वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसका यूज़ हम लोगों ने किया था वहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को पढ़ने में। देखिए ये इसमें नाम ही क्लियर है। मान लीजिए कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सपोज यू हैव n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल 1 इज मूविंग विद c1 वेलोसिटी, मॉलिक्यूल 2 इज c3 c4, इस टाइप से वेलोसिटी के साथ cn वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो पहले तो उसको क्या करना है, स्क्वायर।
तो स्क्वायर करेंगे, ये हमारा हो गया सी टोटल, सी टोटल निकालेंगे तो सारे का सम होगा, स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर समथिंग लाइक दैट। देन मीन मतलब सारे को ऐड कर देना है, डिवाइड बाई जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उससे डिवाइड कर देना है, एंड देन रूट। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा दैट विल बी CRMS, ठीक है। जिसका हम लोग को उसका यूज़ नहीं पड़ता है, वो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूले का बेसिकली आपको यूज़ पड़ेगा। दैट इज CRMS इज इक्वल टू √3PV अपॉन कैपिटल M। ये फॉर्मूला भाई किधर से आ गया, तो ये फॉर्मूला आप इधर से निकाल सकते हो। PV इज इक्वल टू 1/3M CRMS स्क्वायर। अगर CRMS का वैल्यू निकालोगे तो आप 3 को उधर भेज दोगे तो 3PV, M मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 3PV अपॉन M इज इक्वल टू CRMS का होल स्क्वायर, देन CRMS विल बी इक्वल टू √3PV अपॉन M, तो √3PV अपॉन M, राइट। अब देखिए यहाँ पे है मास, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम लोग नीचे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मास को, वॉल्यूम को हटा करके यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम नहीं लिख सकते हैं क्या, एंड मास अपॉन वॉल्यूम इज बेसिकली व्हाट, डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट कर सकता है 3PV अपॉन D, राइट। अब देखिए हम लोग का ये कैपिटल है, मोलर मास आ रहा था कब, जब हमारा मोल कितना था 1 मोल, तो जैसे ही मोल हमारा 1 हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, एंड n का वैल्यू 1 हो गया तो इट विल बी RT, तो PV का वैल्यू किसके बराबर में होगा, RT के इक्वल में। तो ये ऐसे हमारा CRMS होता है 3PV अपॉन M, तो ये हो जाएगा 3RT अपॉन M, क्योंकि PV इज इक्वल टू RT। तो CRMS इज इक्वल टू 3PV अपॉन M और 3P अपॉन D और 3RT अपॉन M। वेर इज द सेकेंड वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो आप समझ में यहाँ आ रहा है कितना, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाई द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका एक्सप्रेशन हमारा आता है √8RT अपॉन पाई M, RT दैट इज इक्वल टू PV फॉर 1 मोल, 8PV अपॉन पाई M, और हम लोग वॉल्यूम को नीचे मास में कर देंगे तो 8P अपॉन पाई इंटू D। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी एक्सप्रेशन। वेयर नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। इस केस में फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, मतलब ये हमारा जो वेलोसिटी, इस केस में ये वाला जो वेलोसिटी है वही हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो द वेलोसिटी बाय विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवल दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका एक्सप्रेशन होता है √2RT अपॉन M। RT को हम लोग फिर से PV लिख सकते हैं तो 2PV अपॉन M, और V को हम लोग नीचे डिवीजन में ले सकते हैं तो 2P अपॉन D, राइट। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम लोग